Hello everybody, today we are going to study class 8th history chapter from trade to territory. इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मेजर की इवेंट्स, बैटल्स, पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज़ जिन्होंने ब्रिटिशर्स को अलाउ किया इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे कंट्रोल गेन करने का। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में एस्टेब्लिश हुई थी, एक चार्टर के अकॉर्डिंग एस्टेब्लिश हुई थी जिसे क्वीन एलिजाबेथ दी फर्स्ट ने करा था ग्रांट। उसके बाद इसको मोनोपोली दे दी गई कि ये सिर्फ एक कंपनी है जिसे ईस्ट से ट्रेड करने का मौका दिया जाएगा। कंपनी के इनिशियल फेज़ में कंपनी ने गुजरात, चेन्नई, बॉम्बे, मुंबई और कोलकाता में अपना बिजनेस करा था, जिसमें वो स्पाइसेस, कॉटन, सिल्क और इंडिगो का ट्रेडिंग पोस्ट लगाए थे इन्होंने इन सब जगहों पर। दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ जैसे कि पोर्चुगल, नीदरलैंड्स और फ्रांस भी इस ट्रेड में इन्वॉल्व थे कंपटीशन के अकॉर्डिंग। स्टार्टिंग में ईस्ट इंडिया कंपनी अपने सिर्फ ट्रेड करने के लिए आई थी बिजनेस मोटिव से, लेकिन उन्हें जल्दी पता चल गया कि उन्हें अपने प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए पॉलिटिकल कंट्रोल हासिल करना होगा। मुग़ल एम्पायर, जो कि एक समय पे इंडिया में बहुत ज़्यादा पावरफुल था, 18th सेंचुरी के टाइम पे वो डिक्लाइन हो रहा था, यानी कि वो ख़त्म होता जा रहा था, उसकी पावर कम हो रही थी। इंडिया से दूसरे पावरफुल किंगडम भी निकले जैसे कि बंगाल से, अवध से और मैसूर से, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इन्हें डोमिनेट कर लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने वॉर्स, अलायंसेस और डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया था ताकि वो टेरिटरीज़ पे और हासिल कर पाए और पावर गेन कर पाए। अब हम आगे पढ़ेंगे द बैटल ऑफ प्लासी की, जो 1757 में हुई थी। 18th सेंचुरी में बंगाल वो बहुत ही अमीर हुआ करता था और ब्रिटिशर्स ने सोचा इस पे अपनी कंट्रोल करें और अपनी ट्रेड और पॉलिसी अफेयर चलाएं इस पे। सिराजुद्दौला, जो उस वक्त के बंगाल के नवाब थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को रोकने का ऑर्डर दिया और उन्होंने कैलकटा को फोर्टिफाइंग करने से मना कर दिया, जिसे ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया और फोर्ट विलियम पे अटैक करा। फोर्ट विलियम पे अटैक करने के बाद वहाँ पे ब्रिटिश ऑफिसर्स कैप्चर हो गए थे। ब्लैक होल ऑफ कैलकटा इंसिडेंट इसे जाना जाता है। जो ब्रिटिशर्स थे वो सिराजुद्दौला के अगेंस्ट लड़ाई कर रहे थे और ब्रिटिशर्स का जो हेड था उस वक्त रॉबर्ट क्लाइव था, जो कि उन्हें बैटल में लीड कर रहा था। सिराजुद्दौला की आर्मी में एक मीर जाफ़र नाम का कमांडर था जिसने सिराजुद्दौला को बिट्रे कर दिया, उसे धोखा दे दिया और ब्रिटिशर्स की साइड आ गया। उसके धोखे की वजह से ब्रिटिशर्स बहुत ही आसानी से बैटल जीत गए और फिर मीर जाफ़र को बंगाल का नया नवाब बना दिया गया था, वो जो कि एक पपेट था जिसे ब्रिटिशर्स कंट्रोल करते थे। ब्रिटिशर्स को बंगाल के ट्रेड और वेल्थ पे, बंगाल की रिचनेस पे अपना कंट्रोल मिल गया और इसे ब्रिटिश रूल इन इंडिया की स्टार्टिंग मानी जाती है कि यहीं से ब्रिटिश रूल चालू हुआ था। 1757 में द बैटल ऑफ प्लासी के बाद यहाँ पे आती है द बैटल ऑफ बक्सर, जो कि 1764 में हुई थी। मीर जाफ़र जो था वो ब्रिटिश इंटरफेरेंस से, जो कि ब्रिटिश उसे टोकते रहते थे, उससे वो बहुत ही तंग आ चुका था और फिर उसके बाद उसे मीर कासिम से रिप्लेस कर दिया गया, जो मीर कासिम को ब्रिटिशर्स ने अपना नया पपेट बना दिया। मीर कासिम ने भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने की कोशिश करी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने मीर कासिम को भी हरा दिया। मीर कासिम ने एक अलायंस फॉर्म करी शुजा उद्दौला के साथ, जो कि अवध का नवाब था, और मुग़ल एम्परर शाह आलम दी सेकंड के साथ। द बैटल ऑफ बक्सर, जिसमें ब्रिटिशर्स को हेक्टर मुनरो लीड कर रहे थे, इन्होंने कंबाइंड फोर्सेस हराई मीर कासिम, शुजा उद्दौला और शाह आलम दी सेकंड की, जिन्होंने अलायंस बनाई थी ब्रिटिशर्स को हराने के लिए, लेकिन ये साथ में मिलके फेल हो गए। द बैटल ऑफ बक्सर का रिजल्ट क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 साइन की गई। ब्रिटिशर्स को रिवेन्यू कलेक्ट करने का राइट मिल गया बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। जो मुग़ल एम्परर्स थे वो ब्रिटिशर्स पे डिपेंडेंट हो गए प्रोटेक्शन के लिए और ब्रिटिशर्स ने बंगाल को टोटली अपने कंट्रोल में कर लिया, जिससे मेजर टेरिटरी फर्स्ट इंडिया की वो बनी थी हिस्ट्री में, जिसे ब्रिटिशर्स ने रूल किया हो।
ब्रिटिशर्स ने बहुत सी स्ट्रेटजीज़ यूज़ करी अपना कंट्रोल पूरे इंडिया में बढ़ाने के लिए। पहली पॉलिसी थी इनकी सब्सिडरी अलायंस, जो कि लॉर्ड वेज़ली ने इंट्रोड्यूस करी थी 1798 से 1805 में। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग इंडियन रूलर्स और एम्परर्स को ब्रिटिश प्रोटेक्शन एक्सेप्ट करनी होती है और ब्रिटिश ट्रूप्स को अपनी आर्मी में भर्ती करना होता है। इंडियन रूलर्स को इन ट्रूप्स के लिए पैसे भी देने पड़ते थे। अगर ये पैसे नहीं दे पाए तो उनकी टेरिटरीज उनसे छीन ली जाती थी, एनेक्स कर ली जाती थी। इसके एग्जाम्पल हैं हैदराबाद 1798 में, अवध 1801 में, मैसूर 1799 में और मराठास। सेकंड पॉइंट है द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये लॉर्ड डलहौजी से इंट्रोड्यूस कराया गया था। ये 1848 से 1856 तक चला। इसमें अगर कोई इंडियन रूरल मर जाता है बिना अपने किसी बायोलॉजिकल हेयर के, यानी कि अपने बेटे के, जो कि फ्यूचर में जाके उसके किंगडम को रूल कर सके, तो उसका किंगडम भी ब्रिटिशर्स के द्वारा छीन लिया जाता था, जब्त कर लिया जाता था। इसके फेमस एग्जांपल है सातारा 1848, झांसी 1854, रानी लक्ष्मीबाई का किंगडम, नागपुर 1854 और अवध 1856। बहुत से इंडियन एम्परर्स ने ब्रिटिश एक्सपेंशन को अपोज किया, जिससे बहुत सारी वॉर्स हुई। जैसे कि फर्स्ट में आते हैं हमारा मैसूर एंड एंग्लो मैसूर वॉर्स। मैसूर के हैदर अली और उसके बेटे टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश एक्सपेंशन को अपोज किया और 1767 से 1799 में ब्रिटिशर्स ने 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स लड़ी, जिसमें टीपू सुल्तान बैटल ऑफ सेरिंगपतम में 1799 में मारा गया था और उसका मैसूर एनेक्स कर लिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। सेकंड नंबर पे आता है हमारा दी मराठास एंड दी एंग्लो मराठा वॉर्स। ब्रिटिशर्स ने 1775 से 1818 तक 3 एंग्लो मराठा वॉर्स लड़ी, जिसमें थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, जो कि 1818 में हुई थी, मराठास को पूरी तरीके से हरा दिया गया और जो पेशवा थे उन्हें किंगडम से निकाल दिया गया। थर्ड नंबर पे आता है हमारा दी एनेक्सेशन ऑफ अवध 1856। अवध को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर ब्रिटिशर्स ने छीन लिया था और उसे क्लेम किया था कि वो मिसगवर्नड है। वहाँ के नवाब वाजिद अली शाह को निकाल दिया गया किंगडम से, और जिससे लोगों में गुस्सा आ गया। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है रिवेन्यू कलेक्शन। ब्रिटिशर्स ने एक नया रिवेन्यू कलेक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस करा, जिससे फार्मर्स से हैवी टैक्स इम्पोज किया जाता था। ईयर 1793 में परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस की गई लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, जिसमें फिक्स्ड लैंड रिवेन्यू था, जिससे ज़मींदारों को फ़ायदा हुआ और फार्मर्स पे प्रेशर आ गया, उन पे बोझ पड़ गया। सेकंड पॉइंट है हमारा जुडिशल सिस्टम, जिसमें ब्रिटिशर्स ने अपने नए कोर्ट्स बनाए थे और पुराने जो ट्रेडिशनल जस्टिस सिस्टम थे उनको रिमूव कर दिया था। उनकी जगह रिप्लेस करके अपने नए ब्रिटिश कोर्ट्स बना दिए थे। 1772 से 1785 तक वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक नया जुडिशल सिस्टम एस्टेब्लिश करा, जिसमें सेपरेट सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स बनाए गए थे। थर्ड पॉइंट है हमारा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें ब्रिटिशर्स ने अपनी आर्मी को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इंडियंस को ब्रिटिश ऑफिसर्स के अंडर रिक्रूट करा, जिसमें इंडियन सोल्जर्स को सिपोए बोला जाता था और उन्हें बाकी सोल्जर्स से कंपैरेटिवली कम पैसे मिलते थे और अनफेयर ट्रीट किया जाता था, जिससे उनमें गुस्सा आ गया, गुस्से की भावना आ गई। मिड 19th सेंचुरी तक ब्रिटिशर्स ने मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया को कंट्रोल कर लिया था। आधे से ज़्यादा इंडिया को वो अब कंट्रोल कर रहे थे। ब्रिटिशर्स ने फोर्स, डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का इस्तेमाल करा अपना रूल एक्सपेंड करने के लिए, जिससे कि कई इंडियंस ब्रिटिश पॉलिसीज से नाखुश थे और जिससे बहुत सारे रेबेलियन हुए और वॉर्स हुए। ये हमारे चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के तरीके से आई थी, जो बिज़नेस करने आई थी, लेकिन बाद में वो एक पावरफुल कॉलोनियल रूलर बन गई। ब्रिटिश पॉलिसीज से काफ़ी इंडियंस में नाखुश बहुत सारे इंडियंस नाखुश हुए और उनमें गुस्से की भावना आ गई। इन पॉलिसीज़ और वॉर्स की वजह से ही आगे जाके रिवोल्ट ऑफ 1857 हुई, जो कि ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट मेजर रिवेलियन मानी जाती है।
इस चैप्टर का यहाँ पे क्विक वन शॉट रिवीजन फिनिश होता है।